हेलो, मेरा नाम सूरज चतुर्वेदी है। मैं आजमगढ़ यूपी के एक छोटे से गांव बोहना का रहने वाला हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय गाज़ीपुर से की है और अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। इस बार अक्टूबर 2020 में मैंने यूजीसी नेट द्वारा आयोजित की जाने परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई किया है अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। मैं इस डीकेटी चैनल के माध्यम से आप सभी को यूजीसी नेट की तैयारी में क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या हमारी एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और हमें कहां पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को डिटेल से आपके सामने रखूँगा। जहाँ तक यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 की बात है तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। ऐसी सारी डिटेल्स तो यूट्यूब में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आप आराम सर्च करेंगे उसका सिलेबस क्या होता है या पेपर पैटर्न क्या होता है, आप आराम से उसको जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम पेपर 1 की। तो पेपर 1 में हम लकी हैं कि हमारे लिए एक इतनी अच्छी बुक है जिसकी बात हमें और कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। केवीएस मदान की मैं बात कर रहा हूँ। तो केवीएस मदान अगर आप बुक रेफ़र करते हो तो उसके अलावा आपको किसी भी दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप तलवीर सर के कुछ जो पुराने यूट्यूब के वीडियोस हैं या अगर आप नए प्रेफर करोगे तो उनकी जो अनअकैडमी पर जो मैराथन क्लासेस होती हैं ये सारी फ्री अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। बेसिकली केवीएस मैदान में आपको इनफ प्लेंटी अमाउंट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो हर यूनिट के बाद आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। पेपर 1 के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है। अब मैं दिल्ली में यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस तैयारी में मैंने अपनी कहीं फॉर्मल कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मैं वही सेम सिलेबस पढ़ा था और मोर और लेस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। थोड़े क्वेश्चंस फैक्चुअल टाइप में होते हैं यूजीसी नेट में, जबकि यूपीएससी में वही चीज़ डिस्क्रिप्टिव होती है। पेपर 2 की बुक लिस्ट की जहाँ तक बात है तो ओपी गाबा सर की बुक यूनिट नंबर 1, 2, 3 इवन 5 के लिए भी इनफ है। मतलब उनकी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुक आती है। बट मैं एक राइटर की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए हुए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में उनकी बुक है। इसके अलावा आपको इंडियन पॉलिटी सेक्शन के लिए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक वो मोर देन इनफ है। इन दोनों बुक्स के अलावा आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। अरिहंत की बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो कि उनके एमसीक्यूज में होती हैं, लेकिन जो उनका थ्योरी सेक्शन है वो आपको इसमें काम आ जाएगा कि वो आप कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में आप एक ब्रीफ आइडिया तो रहेगा आपको कि हाँ ये कुछ होता है उसके बारे में। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स बनाना है अगर है तो आप सिंपली सर्च करो। जैसे लिबरलिज्म की बात करता हूँ तो लिबरलिज्म यूपीएससी सर्च कर लो, आप कंजर्वेटिज्म यूपीएससी ऐसे गूगल पे डाल के सर्च कर लो, आपको अच्छे खासे अमाउंट में वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो गए या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए तो इनके नाम के सामने भी आप एक विकिपीडिया पेज इनका सर्च कर लो या यूपीएससी, तो इनका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जान लो आप। और इनके अलावा इनमें कौन कौन सी थ्योरी दी हुई है, कौन कौन सी बुक दी हुई हैं, ये इतना इनफ होता है एक चीज़ समझने के लिए। ओके, अब बात करते हैं हमें जब लास्ट में रिवाइज करना होता है तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैं अच्छी बात होती है नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा फेल हो गया था कि मैंने कोई एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। तो लास्ट में रिवाइज करने के लिए मैंने एक एजू सीकर चैनल है, एजू सीकर, तो मैंने उनके जो क्रैश कोर्स के वीडियोस थे, चाहे वो यूनिट नंबर 2, 3 या पवेड, इन सब के वीडियोस जल्दी जल्दी मैंने देख लिए थे। तो एक वो प्रॉपर कम टाइम में आपको रिवाइज करने में हेल्प हुआ था। सेकेंड थिंग ये कि प्रतियोगिता दर्पण की एक बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पतली सी बुक होती है, उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना होता। जो लास्ट के 5-6 पेजेस होते हैं जिसमें बुक्स, ऑथर, थ्योरी एंड देयर प्रोपोनेंट्स और पार्लियामेंट्री प्रोसेस, इन सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखा होता है। तो वो 5-6 पेज आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नेट के एग्जाम में आपको इसको कोरिलेट करना होता है कि ये थिंकर, ये थ्योरी, ये बुक, ये थिंकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो हिंदी मीडियम के लिए राजेश मिश्रा सर की बुक बेस्ट होती है। और हमेशा मैं एक बात बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं आ सकता है। कोई भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं या कोई भी यूट्यूब पर कोई चैनल देख रहे हैं आप, वो एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकता है कि हाँ आपने टेक्स्ट बुक पढ़ ली है
थोड़ा सा उसमें और आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस पर पूरा रिलाई करते हैं कि नहीं मैं बुक नहीं सिर्फ वीडियो देख के ही पढ़ाई करूँगा, तो वो मैं उससे ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ सही कि वो आपको यूज ऐसे करना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे कि हमारी जेआरएफ की तैयारी करते समय स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई बुक्स की। अब अगर हम हमेशा हमारे दिमाग में एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें आज के डेट में या नेक्स्ट वीक तक हमें ये टॉपिक कवर करना है। आप एक जहाँ स्टडी टेबल आपका होगा वहाँ पर एक आप पिन बोर्ड खरीद सकते हो और उस पिन बोर्ड पर आप कागज में लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये टॉपिक आज की डेट में खत्म करना है। और एक टॉपिक जब आप खत्म करते हो तो उसे आप क्रॉस कर सकते हो पेन से। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो ज़्यादा तो आपके फ़ोन में एक ऐप आता है वी चैट नहीं, ऐसा कुछ वी करके ऐप होता है, वी ऐप जो भी होता है, मैं उसको बाद में कमेंट में, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कर दूंगा। तो वो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी जो आपने एक रिसोर्स लिस्ट तय की हुई है कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक या ये चैप्टर खत्म करना है, तो उस पर आप आपके वॉलपेपर पे ही डायरेक्ट दिखाता रहेगा आपको। तो बार बार आपको रिमाइंड रहेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक एनी हाउ करके ख़त्म करना है। ओके, और जहाँ तक बात होती है कि मोटिवेशन की इसके पीछे कि हाँ ये जब आप देखते हो ना ये टॉपिक, तो आपके ऊपर एक सर का बोझ रहता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक बिना खत्म किए आज नहीं रहना है। तो एक आपके ऊपर दबाव बना रहता है और उसी तरीके से आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो। कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने सभी, जैसे मैं भी घर पे बंद था, मतलब मैं भी दिल्ली में ही था और हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, सारी लाइब्रेरी बंद थी, तो रूम पर वैसे भी पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। ऐसे टाइम पर अगर आप पिन बोर्ड का यूज़ कर रहे हो या जहाँ भी लिखा हुआ है कि मुझे ये खत्म करना है, तो आप बार बार कहीं डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हो तो आप उसको एक बार फिर दोबारा लाइन पे आ सकते हो। सेकंड थिंग ये कि प्रिपरेशन के दौरान आप अलार्म सेट कर सकते हो, पर 1 घंटे का अलार्म कर सकते हो कि उस जब अलार्म बज रहा है आपका, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ मैं अभी तक क्या कर रहा था। अगर आप नहीं पढ़ रहे थे या ऐसा कुछ भी, अब कोई भी टाइम खाने वाला काम कर रहे थे या कोई भी टाइम वेस्टिंग वाला काम कर रहे थे आप, तो दोबारा आप लाइन पे आ सकते हो और दोबारा फिर अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले ये मैंने भी की थी अपनी एक अटेम्प्ट में, मैंने गलती की थी कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा था। मतलब मैंने सोचा कि मैं सिर्फ थिंकर को पढ़ लूँ, आईआर पढ़ लूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लूँ, और मैंने पब एड पूरा छोड़ दिया था। तो आपको पब एड, आईआर, उसके करंट अफेयर, इन सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर के लिए आप विजन की पीटी 365 आती है या फिर शंकर आईएएस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बुक आती है और पॉलिटी के करंट अफेयर का आता है। तो ये बुक्स, ये दोनों आप पार्ट पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि उससे डायरेक्ट करंट अफेयर आ जाए, लेकिन जो बॉडी न्यूज़ में रहेगी उस साल, उसका हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये पूछ ले, आईसीसी अगर मान लीजिए क्रिमिनल जस्टिस को है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके कितने जज होते हैं, ये सब चीज़ें पूछ ले। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो करंट अफेयर का पार्ट, मतलब वो डायरेक्ट करंट से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसका जो बेसिस होता है, ओरिजिन होता है, वो कहीं ना कहीं उसी में होता है। तो आपको शंकर आईएएस मैं ज़्यादा प्रेफर, मैंने वही पढ़ा था, पीटी 365 भी उसका एक सब्स्टिट्यूट है, मैंने वो पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ अगर शंकर आईएएस के आपके पास मैगजीन मिल जाती है तो आप कर लें। वो फ्रीली आपको एक वेबसाइट है, फ्री यूपीएससी मटेरियल्स ऐसे करके है, तो आप उसमें सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक हम बात करते हैं कि पब एड के बारे में, ओके, तो पब एड हम मैक्सिमम टाइम हम इग्नोर कर देते हैं इस सेक्शन को, और यही वो पॉइंट था जो मैंने पिछली बार इग्नोर किया था और बहुत करीबी मार्क्स से ये गलती से मेरा रह गया था। तो मैंने इस बार उसको इम्प्रूव करने के लिए पब एड और आईआर 2 सेक्शन को मैंने अच्छे से कवर किया ताकि इनमें कोई गलती न रह जाए। ओके, अब बात करते हैं हम कि हम एमसीक्यूज जब प्रैक्टिस करते हैं तो 2 अप्रोच होती है। एक होता है कुछ लड़के होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं, बुक सारे पढ़ लेते हैं और एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और खूब एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि किसी भी एजुकेटर के लिए सबसे अच्छा काम होता है, सबसे ईजी काम होता है एमसीक्यू करवाना। मतलब वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आए और एमसीक्यू करा रहे हैं। तो बच्चे अपना पूरा का पूरा बुक पढ़ना छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ डेली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो वो एक रटने वाला काम हो जाता है। जब तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप न तो ऑप्शनों को एलिमिनेट कर पाओगे और न ही उन चीज़ों को याद कर पाओगे। अब कितना भी याद करोगे, टाइम आएगा जब भूलना शुरू कर दोगे। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके प्रिपरेशन में दोनों एक मैच होना चाहिए। आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो और उस थ्योरी से रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो या सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ दे रहे हो। जहाँ तक दिक्कतों की बात है तो अक्सर जहाँ लोग नॉर्थ बेल्ट का जो रीजन है उसमें क्या होता है कि आप दोपहर में हम लोग आराम करते हैं, मैक्सिमम लोग की आदत होती है आराम करने की। और पिछले 2 बार से, उसके बाद तो मैंने दिया हुआ नहीं है, तो पिछले 2 बार से वो एग्ज़ाम 2 से 5 के बीच में होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं बाहर, वो दोपहर में खाना पीना खा के आराम कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि उस टाइम आप सोने की आदत छोड़ दीजिए। ये मेरी भी आदत थी और ये मुझे बहुत भारी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात से हो रही थी।
तो आप मैक्सिमम दोपहर में सोने की जगह आप ट्राई करिए कि उस टाइम पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, ताकि उस टाइम पर मैक्सिमम आपका दिमाग अलर्ट रहे एकदम। ओके, सेकेंड थिंग ये कि फैमिली की भी प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि इस एज तक आने आते फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। ओके, तो मैं इस चीज़ में लकी था कि हाँ मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी। इवन कोविड-19 के टाइम पर कई बार ऐसे हुआ था कि नहीं, मैं दिल्ली में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि सभी की जॉब जा रही थी, पापा की भी चली गई थी। तो ऐसे टाइम पर इवन मेरे मम्मी पापा, दादाजी मेरे, इवन मेरे नाना नानी, सभी ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि हाँ मैं दिल्ली में पूरा का पूरा टाइम रुका रहा, मैं घर पे नहीं गया, क्योंकि घर पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हम कंसंट्रेशन होकर वहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये बात आपको हमेशा इंश्योर करनी चाहिए कि इस प्रिपरेशन में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट हो। एक बात और कि हमेशा भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। क्या होता है आजकल कि सभी लोग नेट का एग्जाम दे रहे, तो मैं भी दे रहा हूँ, सबने एमए पास करके नेट का एग्जाम तो मैं भी दूंगा। एक बार अपना एप्टीट्यूड देख लीजिए कि हाँ आपका सच में पढ़ाने में मन लगता भी है कि नहीं, या फिर सच में आपका कोई रिसर्च वर्क करने का मन है, या फिर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली वो ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपका न तो पढ़ाने में मन लग रहा है, न रिसर्च करने में मन लग रहा है, तो आप बात मानिए आने वाले 4 से 5 साल अपना वेस्ट करोगे आप। और बहुत लोग बोलते हैं कि जो जेआरएफ का जो फेलोशिप अमाउंट होता है वो ऐसा मीठा जहर होता है जो लास्ट में अगर आपको वहीं पर पूरा फ्री कर देता है, आप रुक जाते हो कुछ दिनों के लिए कि ठीक है पैसे मिल तो रहे, लाइफ मस्त है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। सेकेंड थिंग ये कि आपका मेन एम जेआरएफ नहीं होता है, वो तो बस एक छोटा सा एम होता है। बड़ा एम आपका होता है फाइनली एक सरकारी नौकरी पाना, जो अगर आप पाना चाहते हो यहाँ पर तो, और उसके लिए प्रिपरेशन करना। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने इंटरव्यू का। ऐसे इंटरव्यूज जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं और कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो इन सभी के साथ मैं अपने इस ओवरऑल जर्नी जहाँ तक मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर पाया हूँ, इसके लिए अपने माता पिता का और अपने दादाजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके साथ ही जो मेरे दिल्ली में मेरे साथ दोस्त रहते थे, जिन्होंने काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग टाइम था, ये एकदम आदमी अपने कमरे में बैठे बैठे एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था ये। तो ऐसे टाइम पर भी मैं फोकस कर पाया, उसके लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं लास्ट में दिल्ली नॉलेज ट्रैक की स्ट्रीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से मैं अपनी बातें आपके पास पहुँचा पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई कॉमर्शलाइज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर आप कोई इंटरव्यू देते हो तो आप बताओ कि हाँ आप हमारा कोड यूज़ करो या हमें सब्सक्राइब करो और फिर हमारा आप चैनल ज्वाइन करो या फिर अपना कुछ भी। तो इनके पीछे कोई भी ऐसा कोई बिजनेस इनका गोल नहीं है अभी। तो ये चीज़ ठीक लगती है कि ये बिना किसी ऐसे कि एक प्रॉफिट के ऐसा ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू डीकेटी एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप भी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। हमेशा याद रखिएगा लास्ट में कि नेट और जेआरएफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो उस थोड़े से डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमेशा आप कट ऑफ से मैक्सिमम 5 से 10 क्वेश्चन ऊपर का एम करिए, क्योंकि हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, बट क्या हो रहा है कि जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गए हैं तो मैक्सिमम अच्छी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। जितना अच्छे तैयारी करेंगे उतना कट ऑफ हाई जाएगी। तो पहले से मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप 72 से 75 क्वेश्चन 72 से 75% ट्राई करिए कि हम इतना अचीव कर पाएँ। ऑब्वियसली इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, बट हर एग्जाम में क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, जो कि हम एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो इनको अवॉइड करने के लिए आप बहुत अच्छा खासा मार्जिन लेके चलिए। थैंक यू डीकेटी एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।